नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम से बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम से अच्छी चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और ज़्यादा उस तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट 7 को आज लेके आए हैं। तो इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 6 तक करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ों को भी देखें, ठीक है। उनमें भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चनों को लाया गया है। तो आज शुरुआत करते हैं सेशन की, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। चलते हैं तो भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? तो भाई सबसे पहली बात, अगर इसमें 17 सेंटीमीटर सबसे लंबी भुजा का यूज हुआ है तो हम ये बात जानते हैं कि जब भी 17 हमारे दिमाग में आता है तो मेरे समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और उसकी जो ट्रिपलेट होती है वह कितनी होती है? 8, 15 और 17 की। कितने की होती है? 8, 15 और 17 की। और अगर हम उससे चेक करते हैं क्या ये वही ट्रायंगल तो नहीं है, तो चलिए ट्राई करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज हो गया भाई, ए, बी और सी। तो यहां इसकी सबसे लंबी भुजा क्या हो गई? 17 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार मान लीजिए 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से जब हमने इसका परिमाप चेक किया तो परिमाप कितना हो रहा है? 15 और 17 32, 32 और 8 40। तो भाई पहली वाली कंडीशन एकदम से क्या है? फिट है। इसमें भी परिमाप कितना दे रखा है? 40 दे रखा है और हमारा भी परिमाप कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। अब हम एक चीज और चेक कर लें, क्या इसका एरिया 60 वर्ग सेमी है? तो अगर इसका एरिया 60 वर्ग सेमी है तो यही वह ट्रायंगल है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 से ये कितने बार? 4 बार कैंसिल हो गया और 15 चौके 60 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ से उसका क्षेत्रफल भी वही आया है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रायंगल है वह यही ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं 8, 15 और 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? तो यहां से सबसे छोटी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और इनके व्यय का अनुपात कितना है? 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह दोनों 200 रुपए बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना था? ठीक है भाई। तो ऐसा आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करते हैं? इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज करेंगे। तो ए और बी की बात हो रही है और ए और बी की आय की बात करें तो आय का अनुपात कितना दे रखा है? 9:7, ठीक है भाई। और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है? 4:3, ठीक है। और प्रत्येक जो व्यक्ति है वह कितने रुपए की बचत कर रहा है? 200 रुपए की, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे यूज करेंगे? तो इनका ऊपर गुणा कीजिए, 9 तिया 27 और 7 चौके 28। तो यहां पे क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इनका अंतर देखते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं। तो भाई 9 तिया 27 और 4 सत्ते 28। तो 28 में से जब 27 को माइनस करेंगे तो एक रेशियो, और वही हमें मेथड यहां अप्लाई करना है। 4 दूनी 800। तो 200 का डबल, 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 800 और 200 तिया 600। तो यहां 800 में से 600 को माइनस कर लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में से यहां भी छोटे को माइनस करना है। तो यहां पे जो अंतर रहने वाला है 800 और 600 का कितना? 200। तो यहां से हमें पता चला कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 200 है। जब एक रेशियो की वैल्यू 200 है तो यहां पूछा गया है दोनों व्यक्तियों की आय का, जो दोनों व्यक्तियों की आय है उनका योग कितना है? तो भाई 9 और 7 का योग कितना हो जाएगा? 16। तो 16 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 200। तो यहां से 16 दूनी 3200 रुपए। तो दोनों की जो साप्ताहिक आय का योग है वह कितना रहने वाला है? 3200 रुपए रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर है, पहला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। ठीक है, उसने एक घोड़ा 20% की हानि पर तथा दूसरा 15% के लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः कितना कितना था। ठीक है भाई, तो एक व्यापारी ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे हैं। कितने रुपए में? 19,500 रुपए में। एक घोड़े को 20% की हानि पे बेचा है। तो बात करते हैं, पहला घोड़ा मान लीजिए C1 का था, उसका जो क्रय मूल्य है वह C1 है और विक्रय मूल्य क्या है S1, और दूसरा C2 रुपए का है और उसका विक्रय मूल्य क्या है S2। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो यहां अगर बात करते हैं, पहले घोड़े को बेचने पे 20% की हानि हुई है, तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वह बनती है 1/5। इसका मतलब 5 रुपए वाला घोड़ा 1 रुपए की हानि से कितने रुपए में बिका है भाई? 4 रुपए में। 5 वाला घोड़ा कितने में बिका है? 4 रुपए में। और बात करते हैं दूसरे घोड़े की, तो दूसरा घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा गया है। तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी भाई? वो बनेगी 3/20, क्योंकि 5% की बनती है 1/20, तो 15% उसका 3 गुना है, तो 15% की बनेगी 3/20। तो यहां वह 15% के लाभ पे बिका है, इसका मतलब 20 रुपए वाला घोड़ा कितने में बिका गया है? 23 रुपए में। कितने? 23 रुपए में। अब उसने क्या कहा गया है कि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान रहा। तो भाई यहां तो समान नहीं है, यहाँ पे ये कितना है? 4 है और यहाँ कितना है? 23। तो जैसा कहा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे इसे। तो बराबर करने के लिए इधर जो विक्रय मूल्य है उसका गुणा इधर कर दीजिए, तो इधर कितने का गुणा होगा? 23 का। और इधर गुणा कितने का होगा? इस वाले विक्रय मूल्य का इधर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ कितने का होगा? 4 का। तो 23 का गुणा कितने से करेंगे? 5 से। तो 23 पंजे 115 और 23 चौके 92, और यहाँ हो जाएगा 20 चौके 80 और 23 चौके 92। अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब पहला घोड़ा अगर 115 रुपए का है तो उसे कितने रुपए में बेचा गया है? 92 रुपए में। और दूसरा घोड़ा 80 रुपए का है, उसे कितने में बेचा गया है? 92 में। दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य। तो भी दोनों घोड़े कितने के हो रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग? 115 और 80 को जब ऐड करोगे तो ये होते हैं आपके 195। तो 195 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 19,500। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू जो रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है? 100। तो एक रेशियो की वैल्यू 100 रहने वाली है, तो इस घोड़े का मूल्य 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11,500 रुपए। और दूसरा घोड़ा है 80 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 80 गुणा 100, 8,000 रुपए। ठीक है, तो पहला घोड़ा है वह कितने का है? 11,500 रुपए का, और दूसरा घोड़ा है वह कितने का है? 8,000 का। ठीक है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग क्या पूछा? दोनों का क्रय मूल्य क्रमशः कितना कितना था। तो भाई इसमें ऑप्शनों में मिस्टेक है, 11,500 या 8,000 और होना चाहिए, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो एक 8,000 रुपए का है और एक 11,500 रुपए का है। ठीक है भाई, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 50 संख्याओं का औसत 30 आया, बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख गई हैं, तदनुसार सही औसत ज्ञात करें। तो देखिए भाई, जब भी ऐसी गलतियां हो, क्वेश्चन में क्या हो, कुछ नंबर की जगह कुछ भी टाइप हो जाए, तो हम ये देखेंगे भाई कि ज्यादा जुड़ा है या गलती से कम जुड़ा है। तो भाई यहाँ पे देखते हैं कि 28 और 31, मतलब जो कि सही नंबर क्या थे? 28 और 31 थे, जुड़ने तो ये चाहिए थे। तो भाई इनकी जगह पे जुड़ा क्या है भाई? 82 और 13, जो कि क्या है? गलत है। ठीक, गलत नंबर ये जुड़े हैं। तो इनका जब योग करते हैं तो 8 और 1 9, 3 और 2 5। भाई सही मायने में 59 जुड़ना चाहिए था। कितना जुड़ना चाहिए था? 59 जुड़ना चाहिए था, बट गलती से जुड़ा कितना गया है? 95। कितना जुड़ गया? 95। तो भाई ज्यादा जुड़ा है, गलती से कितना जुड़ गया? ज्यादा जुड़ गया है। जुड़ना था कितना? 59 और जुड़ा कितना? 95। तो भाई कितना ज्यादा जुड़ गया है? तो इसका आप अंतर लेंगे तो 15 में से 9 जाएगी तो 6 बची,
और यहाँ पे 8 में से 5 गई तो 3, तो कुल मिला के भाई गलती से 36 ज़्यादा जुड़ गया है। तो अगर हम उस 36 को कम करेंगे तो उनके औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अगर यहाँ पे गलती से कम जुड़ा होता और जुड़ना चाहिए था ज़्यादा तो हमारा औसत बढ़ता, और यहाँ गलती से ज़्यादा जुड़ गया है तो हम उसे क्या करेंगे, कम कर देंगे, औसत में से क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो भाई 36 ज़्यादा जुड़ गया, और ये कितनी संख्याएं थी, 50 संख्याएं। तो भाई 36 ज़्यादा जुड़ने से 50 संख्याओं पे कितना फर्क पड़ेगा, तो 50 से इसे अगर डिवाइड करते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं तो 0 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और 5 से डिवाइड कभी भी संख्या को करना हो तो उसे डबल कर लीजिए, तो 3.6 का डबल होगा 7.2। पर यहाँ क्या करेंगे, एक डिजिट और पहले डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे एक डिजिट पहले लगा था, यहाँ पे 2 डिजिट पहले लगेगा, ठीक है ना। तो जब भी संख्या को डबल करते हैं तो एक पॉइंट को भी आगे खिसका देते हैं, ठीक है। तो 0.72 क्या कर देंगे, एवरेज में से कम कर देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में जो एवरेज 30 था ना, वो सही नहीं था, तो अब हमारा जो सही एवरेज होने वाला है वह 30 में से 0.72 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 0.28 और यहाँ रह जाएगा 29। तो यहाँ से जो सही एवरेज रहेगा वो क्या रहेगा, 29.28 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर ये बाय द वे उल्टा होता, जुड़ना चाहिए था 95 और जुड़ता कितना, 59 उसकी जगह, तो ये हमारा एवरेज और बढ़ जाता, तो कितना हो जाता भाई, तो 30.72 हो जाता, ठीक है ना। तो गलती से अगर ज़्यादा जुड़ गया है तो एवरेज क्या होगा, कम होगा, और गलती से अगर कम जुड़ा है तो एवरेज क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे चीनी का खर्चा ना बढ़े। तो ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं प्रैक्टिस सेटों में, तो देखिए भाई फिर समझते हैं इस बात को कि भाई खर्च बनता कैसे है। खर्च बनता है कीमत गुणा खपत से। किससे बनता है, कीमत गुणा खपत से। तो जब भी रिजल्ट दो संख्याओं का गुणा होके बनता है और इसको हमें क्या रखना है भाई, फिक्स रखना है, खर्चा तो उतना ही रखना है, तो एक चीज जिस रेशियो में बढ़ती है दूसरी उसी में क्या होती है, उसी रेशियो में कम होती है। जैसे उसने कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, जैसे कीमत में क्या हुआ है 25% की वृद्धि हुई है, तो खपत में उसी रेशियो में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो भाई कीमत की बात करें तो कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, 25% की क्या हुई है, वृद्धि, और 25% की भिन्न बनती है 1/4। तो इसका मतलब 4 से कीमत में वृद्धि 1 की हो जाएगी, तो 4 से कितनी हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कीमत 4 से 5 हो जाएगी। तो भाई खपत क्या हो जाएगी, यहां से उल्टी हो जाएगी, तो खपत में 5 से 4 करनी पड़ेगी, खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी उसी रेशियो में। तो भाई कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 की। तो 1 गुणा 100 बटे प्रारंभ में कितनी खपत करता था, 5, तो 5 से कितने बार, 20%, ठीक है। तो भाई जो खपत है उसमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 20% की, ठीक है। तो खर्चा क्या रहेगा, उसका पूर्ववत रहेगा, पहले ही जितना रहेगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है वह इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है, ठीक है भाई। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में और उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, तदनुसार वह दूरी कितनी है। तो भाई उसने क्या है कि धारा के साथ गया है कोई निश्चित दूरी और उतनी ही दूरी लौट के आया है, तो धारा के विरुद्ध आने में और धारा के साथ जाने की तुलना में उसे 3 घंटे अधिक समय लगा। तो चलिए भाई यहां जो बोट की चाल है वह कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्ट्रीम धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अब जब वह धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या रहेगी, दोनों भी जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है। और धारा के जब विरुद्ध आएगा तो दोनों चालों क्या होंगी, अंतर हो जाएगा, घट जाएंगी, क्या होंगी, घट जाएंगी। तो मान लीजिए वह निश्चित दूरी डी तक गया, ठीक है। तो डी तक भाई उसे टाइम किस में ज्यादा लगेगा, वापस लौटने में,
ठीक है, तो पहले हम वापस लौटने वाला टाइम लेते हैं, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो मान लीजिए डी दूरी गया है, तो विरुद्ध में चाल क्या रहेगी, बी माइनस एस रहेगी। किससे आएगा, बी माइनस एस से आएगा। ठीक है, और भाई गया होगा जब वही दूरी, तो इसकी चाल क्या रही होगी, बी प्लस एस से गया होगा। तो ये भाई वापस आने में लगा समय और ये जाने में लगा समय, और दोनों समयों का अंतर कितना दे रखा है, 3 घंटे। कितना दे रखा है, 3 घंटे। तो डी अपॉन यहां से बी माइनस एस कितनी रहने वाली है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4, और यहां पे डी अपॉन बी प्लस एस कितनी रहने वाली है, 8। ठीक है, और बराबर 3। तो यहां से भाई 8 और 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2d माइनस के d बराबर 3। तो यहां से 3 अट्ठे 24, और यहां से 2d में से d माइनस हो जाएगी, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर। क्या आ जाएगा, 24 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, 24 किलोमीटर। तो वह दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर की है। ठीक है, समझ पाए होंगे इस बात को। तो 24 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनखंड क्रमशः 247, तो गुणनफल होना चाहिए यहां पे, तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो कहा क्या गया है कि यदि दो संख्याओं के योग को, तो हमें संख्या तो नहीं पता, हमने मान ली एक संख्या x है और दूसरी क्या है, y। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं के योग को, दोनों संख्याओं के योग को अलग अलग क्या उन्हीं संख्याओं से गुणा किया जाता है। तो भाई मैंने उन्हीं संख्या मतलब x का इसमें गुणा किया, तो रिजल्ट कितना बनता है, 247 बनता है। ठीक है भाई, फिर उसने कहा कि फिर इसमें दूसरी संख्या से गुणा किया, तो भाई y का गुणा किया, उनके योग में ही पहले पहली संख्या से गुणा किया फिर दूसरी से, तो पहले जो रिजल्ट बना गुणा होके वह 247 बना, और दूसरी बार में जो रिजल्ट बनता है वह कितना बनता है, 114। तो पूछा क्या गया है, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो यहां से x प्लस वाई से x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। तो यहां इसको अगर हम काटते हैं तो इसे काटते हैं 19 से, 19 छिक्का 114, और ये 19 से 19 एकन 19 और 19 दिया 57। क्या हो गया, 19 दिया 57। तो हमें x अपॉन वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 13 और 6। ठीक है, तो कितनी मिल गई, 13 और 6। तो हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई, तो 13 और 6 क्या पूछा है, x और y। तो x और y का योग कितना हो जाएगा भाई, 13 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 21। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा, 21 होगा। क्या होगा, 21 इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का कितना है, 1/4 है। भाई ब्याज है वह राशि का कितना है, 1/4 है। अगर 1/4 है, कितना है, 1/4, तो अगर मैं इसे परसेंट में बदलता हूं तो ये 25% हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, हम इसे 1/4 ना कह करके हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो ब्याज है, साधारण ब्याज, वह मूलधन का कितना है, 25% है। और ये 25% कितने सालों में है भाई, 5 साल में। कितने साल में, 5 साल में। तो 5 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो जो रेट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 5%। कितनी निकलेगी, 5%। ठीक है, अदरवाइज सीधा सीधा आप फॉर्मूले का यूज करो तो 1/4, उसने क्या कहा है, साधारण ब्याज, तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या हो गया, मूलधन का, एक धनराशि पर, तो ये आ जाएगा आपका मूलधन। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला भी यूज करते हैं, ब्याज बराबर, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितने वर्ष का है, 5/100। तो 5 चौके 20, और 20 से कितने बार, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से भी रेट कितनी रहने वाली है, 5%। ठीक है भाई, तो समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां से जो रेट है वो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पूछा गया है कि गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 0, 1, 5 और 6। अगर 0 में से किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर इनमें से है तो पावर चाहे कुछ भी हो उनके इकाई अंक चेंज नहीं होते। तो यहाँ भाई 621 है, कितना है 621, तो यहाँ से हमें इकाई अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, घात चाहे कुछ भी बनी हो। और फिर मैंने बताया था कि उसके अलावा अगर कोई अंक आते हैं, इसका इकाई अंक कितना है 7, तो पावर को कितने से डिवाइड करते हैं, 4 से। तो 4 से डिवाइड के लिए हम कितने को डिवाइड करते हैं, पीछे के 2 अंक को, कितने को, पीछे के 2 अंक को। तो भाई 45 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 44 तक भाग जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो जो रिमाइंडर बचता है उसे पावर बना लेते हैं। 7 की पावर 1 का मतलब भी 7 रहने वाला है, तो 7 गुणा 1। तो यहाँ से जो इकाई अंक बनेगा यूनिट डिजिट, वो कितना बनेगा, 7। क्या बनेगा, 7। तो यूनिट डिजिट जो रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 7। ठीक है भाई, तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 12 और एलसीएम 924 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है भाई, तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, संख्या कैसे मानते हैं, एलसीएफ को साथ में लेके। तो मान लीजिए पहली जो संख्या है वह कितनी होने वाली है, 12x, और सेकंड क्या होने वाली है, 12y, जहां पे x और y कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर, कैसे होते हैं, को प्राइम, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, सह अभाज्य, सह अभाज्य, x और y कैसे नंबर है, यहाँ पे सह अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 12 तो दोनों में कॉमन आ गया, फिर जो बचता है मिला के लिख दीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, 12xy, और वो हमें कितना दे रखा है, 924। तो 924 के बराबर 12xy, 12 से इसे काटोगे तो 12 सत्ते 84, बचेगा कितना, 8, और 12 सत्ते 84, तो कितनी बार कैंसिल होगा, 77। तो अब हमें 77 के ऐसे फैक्टर करने हैं भाई कि गुणा करके क्या आ जाए, 77 आ जाए, और आपस में वो संख्या कैसी होनी चाहिए, को प्राइम भी होनी चाहिए। तो 1 गुणा 77 होगी या 7 गुणा 11 होगी। ठीक है, तो 2 जोड़े संभव है, कितने, 2 जोड़े, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अगर हमें वो संख्या भी निकालनी हो तो हम इनमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके संख्याएं भी निकाल लेंगे। तो फिलहाल आपसे संख्याएं नहीं पूछी गई हैं, पूछा क्या गया है कि ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो ओनली 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स। तो कितनी पॉसिबल है पेयर्स, 2 पेयर्स पॉसिबल है, 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो लेकिन 9 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, 9 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। तो बात करते हैं कि 9 द्वारा पूर्णतः पहली बात तो विभाजित हो। ठीक है, और क्या कहा गया है कि इनसे अगर भाग दें, 5, 6, 7, 8 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो। तो चलिए भाई, अगर 5, 6 और 7 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो भाई 8 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 24, और ये आपस में अभाज्य संख्या है तो इनका और मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 और 5 का। तो यहां से एलसीएम मिल जाएगा 24 पंजे 120 और 120 12 सत्ते 84, 840। ठीक है भाई, 840 क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। अगर हमसे ये कहा जाता ना कि सीधा सीधा के उसे विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, क्या बचता है, शेषफल 3 बचता है, तो सीधा सीधा हम इसमें क्या जोड़ देते, 3 जोड़ देते और आंसर आ जाता। क्या जोड़ देते, 3 जोड़ देते और आंसर आ जाता। बट इसमें ऐसा नहीं कहा गया है, उसमें एक बात और कही गई कि वह 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो इसके लिए जब हम नंबर बनाएंगे तो उसे कैसा बनाएंगे, तो जो एलसीएम दिया होगा 840 इसके साथ के प्लस 3, ये हमारा जनरल नंबर हो गया, और ये कितने से डिवाइड होना चाहिए भाई, 9 से डिवाइड होना चाहिए, कितने से, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू रखते जाए, के की वैल्यू 1, 2, 3 जो भी रखते जाए जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए, तो अगर आप जरा ऑप्शन पे भी जाइए, किस पे जाइए, ऑप्शन पे, तो ऑप्शन आप देख रहे हो सब 1600-1700 के आसपास दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 1600-1700 के आसपास। तो के बराबर अगर हम 2 पुट करते हैं, कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2, तो ये लगभग डबल हो जाएगा, 1600 के आसपास पहुंच जाएगा। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो भाई
जैसे ही हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 840 का डबल हो जाएगा 1680 और प्लस 3। और क्या ये 9 से डिवाइड होता है, तो भाई आंसर बनेगा 1683। ये बिल्कुल 9 से डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग करके देखिए, 6 और 3 ये 9 से 9 हो जाएंगे, और 8 1 ये भी क्या हो जाएंगे, 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी यही तो कहती है, सभी अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यहां हमें 2 रखने पे क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो 1683 इसका क्या है, सही आंसर है। क्या है, सही आंसर है। ये इसका सही आंसर हो गया। अब दूसरा, हम अगर चाहते तो इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे, इसमें क्या कहा गया है कि 9 से संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो पहली संख्या के पास गए तो यहां कितना हो रहा है भाई, 6 और 3 9, 9 4 10, 10 और 1 11। तो भाई 11 में तो 9 का भाग जाता ही नहीं, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। दूसरे की बात करें तो 7 और 3 10, 10 5 15 और 1 16, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि संख्या हमें ऐसी चाहिए थी जो कि 9 से विभाजित हो। और इसकी बात करें तो 9 3 12, 12 और 7 19 और 1 20। तो अगर हम इस सवाल को करते ही ना, अगर ऑप्शन की हेल्प लेते, तो तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से कोई भी संख्या 9 से विभाजित है ही नहीं, तो हमें जरूरत भी ना पड़ती इस सवाल को करने की। तो तीनों संख्याओं के अगर हमने योगफल को चेक किया है तो किसी भी संख्या का योगफल 9 से विभाजित नहीं है। तो यह संख्या मात्र कौन सी, 1683, इसका ऑप्शन सही है। वो ही एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित है। ठीक है, उसी के अंकों का योग कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, और वही संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, और ये इसका जनरल नंबर है। ठीक है, तो जब भी ऐसा नंबर आता है तो उसके साथ में के मान लेते हैं एलसीएम, फिर रिमाइंडर बचता है उसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज एबीसी की दो मध्यकाएं एडी तथा बी समकोण बनाते हुए जी पर काटती हैं। यदि एडी बराबर 9 सेंटीमीटर तथा बी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो बीडी की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। तो पहले तो आप समझिए कि माध्यिका क्या होती है। तो किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, क्या होती है, माध्यिका। ये एक एबीसी त्रिभुज है। तो माध्यिका क्या करती है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। तो मीडियन जो होती है वो क्या होती है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो भाई एडी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। और यह मध्य बिंदु पे क्या करती है, मिलती है जाके, तो ये एरिया वाइज भी ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो ये एरिया वाइज भी दोनों जो ट्रायंगल है उसे दो भागों में बांट देती है। इसका मतलब जो एबीडी का एरिया होगा वह बराबर होगा एसी डी के। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, कि बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि एक और क्या है, माध्यिका है बीई। तो एक ये हो गई बीई माध्यिका, और ये एक दूसरे को जो काट रही हैं वो किस पे काट रही हैं, समकोण पे। समकोण पे काटती हैं जी बिंदु पे। किस पे काटती हैं, जी बिंदु पे काटती हैं। ठीक है भाई, तो जी बिंदु पे ये काटती हैं। ठीक, और इनकी लंबाई कितनी दे रखी है, एडी बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीई कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर देखा है। अब एक बात को आप और समझ लीजिए, जो माध्यिकाएं वो प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है, सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, केंद्रक कहा जाता है माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को। अब जो ये केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब अगर ऊपर वाली लंबाई 2 होगी तो नीचे वाली का अनुपात कितना होगा, 2:1। ऐसे ही ये शीर्ष से जो लंबाई होती है वो किस में होती है, 2:1 में होगी। तो अगर हम इस लंबाई में बांटते हैं तो पहले लंबाई एडी को अगर हम 2:1 में बांटेंगे तो 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ से 9 होगी, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ से ये जो जीडी की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर वाली ये कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ऐसी बीई की। तो यहां से बीई, तो बीजी की जो लंबाई है टोटल कितनी दे रखी है, 6। तो 3 रेशियो की वैल्यू जब 6 होगी तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहां से जो जीई की लंबाई है वो कितनी होगी, 2, और यहां से जीबी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4।
कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है तो बीडी की लंबाई, बीडी की लंबाई मतलब आपसे ये लंबाई पूछी गई है। तो भाई ये समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी दे रखी हैं, 3 और 4। तो इसको जरा हम अलग से अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 और 4 हो गई। तो जाहिर सी बात है ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, तो वो कितने की होगी, 5 की, क्योंकि 3 4 5 की ट्रिपलेट से हम इसे कर देंगे। अदरवाइज अगर बीडी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओगे थ्योरम, तो बीडी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, योग इसका 25। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, √25। तब भी यहाँ से बी डी कितना निकलने वाला है, 5। तो सबसे पहली बात हम क्या समझे कि माध्यिकाएं क्या होती हैं, शीर्ष से सामने वाले भुजाओं के मध्य बिंदु पर मिलती हैं। दूसरी बात, जो माध्यिकाओं का जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, 2 रेशियो में होगा और नीचे वाला 1 रेशियो में होगा। शीर्ष से जो लंबाई होगी वो 2 रेशियो में होगी। ठीक है भाई, तो हमने इसको जब बांटा एडी को 2:1 में, तो ऊपर वाली लंबाई कितनी आ जाएगी, जो एजी की लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर आएगी और नीचे वाली 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ऐसे ही हमने जब इसको बी को बांटा 2:1 में, तो जो बीजी लंबाई है वो कितनी आई, 4 सेंटीमीटर और जी की लंबाई 2 सेंटीमीटर। अब यहां जब हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की तो ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो कितनी है, 3 और 4। तो समकोण के सामने वाली भुजा कितनी होगी, कर्ण 5 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है भाई, तो समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि 738A6A 11 से विभाजित है तो A का मान क्या है। ठीक है भाई, अगर ये 11 से विभाजित है तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो चलते हैं, अगर हम यहां से विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं तो 7 और 8 15, 15 और 6 21। विषम स्थानों के योग कितना हो गया, 21 हो गया। और यहां से सम स्थानों के अंकों का योग लेते हैं तो 3 + A + A। तो यहां से विषम स्थानों का योग हो जाएगा 3 + A + A। ठीक है भाई, अब इनका अंतर क्या होना चाहिए, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो हम पहले 0 से ही अगर हम चेक करते हैं तो भाई 3 तो हमारे पास है, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू बराबर रखनी पड़ेगी। तो अगर 3 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18। क्या बचेगा, 18। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। तो 18 होनी चाहिए, तो दोनों बराबर वैल्यू रखेंगे तो 9 और 9 होनी चाहिए। तो भाई ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, 9। 9 और 9 18 और 3 21, और 21 में से 21 माइनस हो जाएंगे तो 0। तो यहाँ पे जो ए का मान होगा वह क्या होगा, 9। ठीक है भाई, 9 रखने से ये भी, इसका भी योग कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और ये भी विषम स्थानों के अंकों का योग भी 21 है। तो यहाँ पे दोनों का जो अंतर है वह 0 हो जाएगा। तो जो ए की वैल्यू है वह कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो छोटे पुत्र का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए भाई, ये 2 लोग हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ये 2 लोग हैं। ठीक, तो इन 2 लोगों के नाम में कितना दंड डाला गया है, 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो एक आदमी ने 1,20,000 इन 2 लोगों के हिस्सों में डाला गया है। ठीक, तो इसमें जो छोटे बेटे की आयु है वह कितनी है, 12 वर्ष है, और बड़ा है 14 वर्ष का। और ये कहा गया है जब ये 18 साल के हों तो दोनों को बराबर धनराशि प्राप्त हो। तो भाई इसको मान लीजिए ये बड़ा भाई है इसका, तो इसकी आय है 14 वर्ष। कितनी है, 14 वर्ष, और ये कितने का है, 12 वर्ष का है। ठीक है भाई, तो जब ये 18 साल का होगा तो 18 साल के होने के लिए इसे कितनी साल लगेंगी, 4 साल लगेंगी। भाई इसको जो ब्याज मिलेगा वह 4 साल का मिलेगा। ठीक, और ये जब 18 साल का होगा तो इसके लिए भी 6 साल, इसे जो ब्याज मिलेगा वो 6 साल तक मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 साल तक मिलेगा। ठीक भाई, और
जो ब्याज होता है वो मैंने कई बार बताया है कि ब्याज हमेशा रेट और टाइम के गुणनफल से मिलकर बनता है। तो रेट कितनी दे रखी है 5%, तो इसका मतलब इसे जो ब्याज मिलेगी वो इसकी जो ब्याज मिलनी है वो 5 के 20% रहेगी। बड़े वाले लड़के को 20% ब्याज मिलनी है और छोटे वाले को कितनी मिलनी है, इसको अगर 5% की रेट से मिलेगा तो इसे 30% ब्याज मिलनी है। कितनी मिलनी है 30%। पर उसने ये नहीं कहा कि दोनों लड़कों को ब्याज बराबर मिली है, उसने बात की है दोनों को अमाउंट बराबर मिली है, बराबर धनराशि मिली है। तो ब्याज को जब हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है मिश्र धन। तो मूलधन मैंने बताया है पहले ही कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। कितना होता है भाई 100%। तो यहां पे इसका मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा 120%। कितना हो जाएगा 120%। और यहां इसका जो धन है वह कितना होने वाला है 130%। ठीक है भाई। तो मान लिया पहले वाले के हिस्से में कितना P1 रुपए डाला, कितना P1, तो P1 कितना हो जाएगा P1 का 120%। और इधर ये धन है P2 और ये कितना बढ़ेगा भाई 130% हो जाएगा। तो उसने कहा है दोनों क्या है भाई बराबर हैं, दोनों को 18 साल पे बराबर अमाउंट मिलता है। तो बराबर कर दीजिए। तो भाई 0% से ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से P1 अनुपात P2 जो बनेगा इसकी वैल्यू इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो भाई P1 की वैल्यू जो इसके साथ लिखी है वो क्या हो जाएगी 13:12। इस रेशियो में उनका पैसा बटना है। तो भाई 13:12 का अनुपात की कितना हो गया 25 रेशियो में ये धन बटना है। तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1,20,000। कितनी है 1,20,000 रुपए। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू जो होने वाली है वह कितनी होने वाली है 4800। क्या होने वाली है 4800 रुपए। अब क्या पूछा गया है तो छोटे पुत्र का हिस्सा कितना होगा। तो छोटे पुत्र को भी कितना मिला है 12 रेशियो। P2 छोटा पुत्र था तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी यहां से 12 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी यहां से 12 गुणा 4800 2 जीरो 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9 12 चौक 48 और 9 57। ठीक है भाई। तो 57,600 रुपए ये किसको मिलेंगे भाई छोटे बेटे को। कितने मिलेंगे 57,600 रुपए। तो यहां से जो आंसर है वह क्या होने वाला है दूसरा बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है भाई। इस बात को समझ पाए होंगे आप कि उनके हिस्सों में जो रुपए डाले गए वो कितने डाले गए भाई 57,600 रुपए। ठीक है। और ये डाले गया धन है, क्या है डाला गया धन है, ना कि धन जो दोनों को बराबर मिला। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 10%, 20% और 25% की उत्तरोत्तर छूट के समतुल्य छूट क्या होगी। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर 100 रुपए है और इस पर अगर पहली छूट 10% की दी जाए तो ये कितने की रह जाएगी भाई 90 की रह जाएगी। कितने की रह जाएगी 90 रुपए की रह जाएगी। ठीक है। यदि MRP किसी वस्तु का 100 रुपए है तो वह 10% के डिस्काउंट से कितने में रह जाएगी 90 रुपए में। ठीक। फिर अगला पर छूट कितना है 20%। और 20% के लिए मैंने क्या बताया एक जीरो दबा दो 20% 10% निकल आता है। तो एक जीरो दबाने से जब 10% निकलेगा तो 10% इसका 9 हो गया तो 20% कितना हो जाएगा 18। तो 18 कम होगा तो भाई अब ये कितने की रह जाएगी 72 रुपए की। कितने की 72 रुपए की। और अगली छूट कितनी दे रखी है 50%। और 50% का मतलब होता है आधा। तो भाई 36 का आधा वो 72 का आधा कितना हो जाएगा 36 रुपए। तो यहाँ जो छूट मिलेगी वह कितने की मिलेगी 36 की। तो 36 की छूट मिलने के बाद यह वस्तु कितने की रह जाएगी 36 की। तो फाइनली 100 रुपए वाली वस्तु कितने की रह गई डिस्काउंट देने के बाद 36 की। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया 64 का। तो ओवरऑल 100 पे 64 कितने परसेंट का हो गया 64% डिस्काउंट। अदरवाइज हम इसे क्या फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं। इसका 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो भाई 10 रुपए वाली वस्तु 1 रुपए के डिस्काउंट से कितने में 9 में बिकेगी। दूसरी 20% और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। तो 5 वाली वस्तु कितने की बिकेगी 4 की। और 50% का मतलब होता है 1/2। तो 2 रुपए वाली वस्तु पे 1 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो कितने की बिकेगी 1 की।
तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से कितने बार, ये 2 बार कैंसिल हो गया और इससे ये 5 बार। तो फाइनली 5 पंजे 25 वाली वस्तु कितने में बिकेगी, 9 में। तो यहाँ से जो डिस्काउंट मिला वह कितने का मिला भाई, 16 रुपए का। कितने का, 16 रुपए का। और 16 25 का कितने परसेंट है, तो 16 गुणा 100 बटे 25, तो 25 चौके 100 और 16 चौके 64%। तो उसे जो डिस्काउंट मिला वह कितना मिला, 64%। तो ठीक है भाई दोस्तों, आज का जो सेशन के जो 15 क्वेश्चंस थे वह कंप्लीट हो चुके हैं। और इस सेशन को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और लाइक करें। ठीक है भाई, कल मिलते हैं कल। ठीक है, नमस्कार भाई।